ये यूनिट 3 है एंड 3.1 में है आपका सोशल चेंज. सोशल चेंज इज ऑल्सो यूज इन मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी. ये टॉपिक यूज हो सकता है. क्या ट्रिक है वो मैं बताऊंगी. अच्छा सुनो, सोशल चेंज जब होता है मतलब चेंज इन सोसाइटी, जब सोसाइटी में चेंजेस आता है वो चेंजेस की वजह से मॉडर्नाइजेशन आता है. उसी चेंजेस को हम बोलते हैं मोबिलिटी. तो इसलिए बोला ये लिंक्ड वर्ड्स हैं. एंड इफ अगर भूल गए, कोई भी चीज़ भूल जाते हो तो कोई एक टॉपिक तो करके जाओगे ना 3 टॉपिक में से, तो उसके बेसिस में वर्ड चेंज करके आप लिख सकते हो. इस यूनिट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है. तो सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज इन्वॉल्व ऑल्टरेशन ऑफ सोशल ऑर्डर. ऑल्टरेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को चेंज कर देना सोसाइटी का. इट मे इंक्लूड चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन. किसका चेंजेस चाहिए ना? सोशल इंस्टीट्यूशन का, सोशल बिहेवियर का, सोशल रिलेशन का. 3 वर्ड याद रखो, IBR. IBR सोशल इंस्टीट्यूशन, I सोशल बिहेवियर, B सोशल रिलेशन, R. ठीक है, तो IBR को रिमेंबर करना है. सोशल चेंज मे रेफर्स टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस. मैंने अभी बोला कि सोशल चेंज इज लिंक्ड विद मॉडर्नाइजेशन, सोशल मोबिलिटी. तो उसके अकॉर्डिंग सोशल प्रोग्रेस मतलब क्या? सोसाइटी आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है मतलब मूव कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी. ठीक है, सोशल चेंज मे रेफर टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस और सोशल कल्चरल इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब बदलाव. द फिलोसॉफिकल आइडिया दैट सोसाइटी मूव्स फॉरवर्ड बाय इवोल्यूशनरी मीन्स. मतलब जैसे ना हम पहले क्या थे, गोरिल्लास थे, चिंपांजीज थे, एंड वहाँ से मॉडिफाई होते होते अराउंड हमें 4.5 बिलियन ईयर्स लग गया, जहाँ पे हम मॉडिफाई होके ह्यूमंस बन गए. ठीक है, तो वैसे ये सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं. ये जो पॉइंट बोला ना कि इतने साल लगे, टाइम पीरियड के साथ साथ हम मॉडिफाई होते गए, एडजस्ट विद द सोसाइटी और एनवायरनमेंट होते गए, और धीरे धीरे हम बदल गए. सो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं सोशल चेंज. ठीक है, नेक्स्ट 10 रिजल्ट क्या आया ना? चेंज बेस्ड ऑन, चेंज किसके किसके ऊपर आएगा ना? पॉइंट ऑफ डिपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन अंडर स्टडी. ठीक है, पॉइंट ऑफ डिपर्चर मतलब सोचो एक गाड़ी एक जगह से छूट गया, क्या हम ऑलवेज उस गाड़ी को बोलेंगे कि वो वहाँ पे ही खड़ा है? नहीं, वो तो छूट चुका है ना, डिपार्ट हो चुका है. तो डिपार्ट हो गया मतलब वो मूवेबल करना स्टार्ट किया या उसका प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है. टाइम स्पैन, कितने टाइम के साथ ये परिवर्तन आया और चेंजेस आए. एंड डिफरेंस ऑब्जर्व, सोचो मैंने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया था अपना जर्नी, अभी मैं 100 में हूँ. तो ये चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं ना? ए एक पोजीशन, बी एक पोजीशन, B माइनस ए अगर कर दे तो हमें पता लगेगा कि डिफरेंस कितना है और कितने टाइम में ये हुआ है. 10 साल में ये डिफरेंस आया है. तो दैट इज द रिजल्ट एंड दैट इज द पॉइंट. यहाँ पे मेंशन है सोशल चेंज. अभी देखो सोशल चेंज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम कैसे एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं. सोचो एक ग्राफ बना रहे हैं एंड उसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है, और नीचे हमने दे दिया है टाइम पीरियड जिसका फॉलोइंग है. यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, सोच लो 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके चल रहा है. और ये ईयर्स में हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है. ये सोशल चेंज वैसे 0 के बाद 10, 20, 30 ऐसे रेंज में है. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे देखो ये कर्व भी चेंज होते गए. तो इस कर्व का एक नोटिस किया पॉइंट, यहाँ से जब स्टार्ट किया तो ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट था, दैन आगे बढ़ता गया. सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंजेस आ रहे हैं. और ये 0 का लाइन है बट ये 0 का लाइन नहीं है. तो इसका डिफरेंस, अगर ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट है, अगर ये C पॉइंट है तो ये D पॉइंट है. अगर मुझे डिफरेंस देखना है तो D माइनस C देखेंगे. ठीक है, B माइनस A देखेंगे, तब पता चलेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना सोशलाइजेशन हुआ है और कितने सोशल चेंज हुए हैं. एंड दैट चेंज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव चेंज. ठीक है, अभी देखो इसका मीनिंग लिखना है, थोड़ा सा ब्लर है. मीनिंग में क्या आया? द टर्म सोशल चेंज, ये जो सोशल चेंज वाला टर्म है इज यूज टू इंडिकेट, इसलिए यूज करते हैं ना, इंडिकेट करने के लिए द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन. जैसे जैसे ह्यूमन आए उनका नीड चेंज हुआ, उनके ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट करने लगे और हम खुद को मॉडिफाई करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे, और उनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो गया. दैट इज कॉल्ड द सोशल चेंज. तो देखो एक डायग्राम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है. ह्यूमन इवॉल्व्ड, ह्यूमन का उत्पत्ति हो गया, ह्यूमन आ गए, सारे कामों में लग पड़े, इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया.
चेंज इन ओपिनियन, डिफरेंट जितने लोग हैं उतने ओपिनियन आएंगे, उतना टेक्नोलॉजी के साथ परिवर्तन आएगा। इंटर रिलेशनल बॉन्ड, हर एक चीज़ का अपने साथ ही उसका एक रिलेशनल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो गया। देन वेव ऑफ सोशल बॉन्डिंग, हम धीरे धीरे सोसाइटी में बहुत सारे बॉन्ड में फंस गए, बहुत सारे रिलेशनशिप में फंस गए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो गया जिसको एडप्शन करना इंपॉर्टेंट था, जैसे हम स्कूल जाने लगे, ठीक है। और इसका लास्ट इम्पैक्ट क्या आया, सोशल चेंज हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट किया हो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज अ 7, ये 7 है, ठीक है। ये ऐसे आपका साइकिल है, एरो मार्क देख लेना, एक डायग्राम हो जाएगा। चेंज डजंट मीन, चेंज का मतलब ये नहीं है इट्स टू बी गुड, कि हमेशा ये अच्छा ही होगा, परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, ये किसने बोला। अच्छा भी नहीं भी हो सकता है, समटाइम इट मे बी बैड, कभी गुड हो सकता है कभी बैड हो सकता है। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, नेचर के अनुसार परिवर्तन होना। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेग, PAGE है, पेज भी बोल सकते हो, मैकआइवर एंड पेज, सोशल चेंज इज अ चेंज इन द सोशल रिलेशनशिप, ये एक ऐसा चेंज जो सोशल रिलेशनशिप में होगा। बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। और एक डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू M.E. जोन्स, M.E. जोन्स के अकॉर्डिंग सोशल चेंज इज ए टर्म, ये टर्म है यूज टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेगा, वेरिएशन, वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट, कोई भी चीज़ों को मॉडिफाई कर देना या चेंज, परिवर्तन आ जाना, इसी को सोशल चेंज बोलते हैं। अभी देखो एक्चुअली सोशल चेंज में कितने टाइप्स हैं, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, मोरल चेंज, रिलीजियस चेंज, साइंटिफिक चेंज एट्सेट्रा। पॉलिटिकल चेंज मतलब चेंज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर में परिवर्तन आ जाना। देखो 5 साल पहले कोई और था, अब कोई और है पॉलिटिकल पार्टीज के अभाव में, तो वो हो गया पॉलिटिकल चेंज, उसी का रूल रहेगा, उसी का रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक चेंज मतलब पहले ना लोग सिर्फ डिपेंडेंट होते थे फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, उनके खाने पीने के लिए, बट नाउअडेज दे ऑल्सो डिड एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग, और जस्ट लाइक ट्रेड, बिजनेस, बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए। देन मोरल चेंज, change in moral ideas, somehow we are attracted towards the good morals and somehow some persons are attracted towards the bad morals, just like Subhash Chandra Bose, Vivekanand, we love that because they are thinking, their powers, their point of views are totally different from the Mahatma Gandhi। तो ऐसा ही है moral views, सबका अलग अलग आता है, रिलीजियंस के अकॉर्डिंग, आइडियल्स के अकॉर्डिंग, जो भी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिलीजियस चेंज, जो रिलीजियन में इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक चर्च हो गया, या फिर आपका और भी पॉइंट है, कांग्रेगेशंस बोलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ओपन है, तो वो सब भी चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। साइंटिफिक चेंज, इट इज़ ऑल्टर्ड बाय न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे आपका ना नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं और उस नए नए इन्वेंशंस के साथ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी जितना डेवलप्ड होगा उतने चेंजेस आएंगे। अभी दीज आर द फैक्टर्स जो सोशल चेंज को ले आता है। कौन से फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजी है मतलब ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे, पॉपुलेशन आएगा, ठीक है, मैं बता देती हूँ पॉइंट्स। फिर क्या है, कल्चरल फैक्टर, कल्चर्स के अकॉर्डिंग कल्चरल लैग, कल्चरल प्लुरलिज्म एंड कल्चरल जो मूवमेंट है, कल्चरल जो चेंज है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोशल चेंज के लिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर से पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। पता है जब सोसाइटी में कोई एक डिजीज़ इन्वेड करता है, मतलब सोचो कि ये एक वर्ल्ड है या फिर सोसाइटी है, यहाँ पे सोचो जैसे ना वायरस इन्वॉल्व हो गया, दिस इज अ वायरस, माई वायरस, एंड यहाँ पे इन्वेड कर रहा है, धीरे धीरे लोगों को ये क्या करना स्टार्ट किया, इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया। जितना इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा उससे क्या होगा, सर्वाइवल रेट का पता चलेगा। जैसे 4 लोग हैं, 4 में से 4 इन्फेक्टेड हैं और उनमें से 2 बच गए, 2 मर गए, ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, इम्यूनिटी। तो दैट इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्टर। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पर्सन्स हैं, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बोला जाता है कि नेचर सिलेक्टर्स, हमें नेचर सिलेक्ट करता है कि हमें जिंदा रहना है कि मर जाना है। अगर हम सोसाइटी के साथ और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कॉन्स्टेंटली, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ, दैन हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज हमारा डेथ हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड नेचर सिलेक्टर्स। नेचर जिसको बचाना चाहता है, नेचर जिसको प्रोटेक्ट करता है, वो जिंदा रहेगा, बाकी मर जाते हैं। दैट इज़ वॉट सर्वाइवल। कल्चरल फैक्टर समझ आ गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पे हंटिंगटन है, पर्सन है एक, हंटिंगटन ने बोला है एन ऑल्टरेशन इन द क्लाइमेट
एनवायरमेंट बोला गया ना, क्लाइमेट में जैसे आ गया, सोचो फ्लड आ गया, एक्सेसिव रेन, एसिड रेन, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये सब के वजह से भी पता है क्या है, कल्चर, सिविलाइजेशन, सब कुछ होता है। मतलब इवोल्यूशन जो होने वाला था, डिवोल्यूशन भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो दीज आर द पॉइंट जिसके वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से सोशल चेंज भी हो सकता है। पॉपुलेशन फैक्टर, इंडिया में नियर अबाउट 140 करोड़ पर्सन है। 140 करोड़ में से कुछ लोग चाहते हैं कि एक कल्चर चले, कुछ लोग चाहते हैं कि दो कल्चर हो, कुछ लोग बोलते हैं कल्चर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये पॉपुलेशन का क्वालिटी, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट को हम फॉलो अप करेंगे, कौन सा ट्रेडिशन चेंज होगा, कौन सा कस्टम चेंज होगा, कौन सा मतलब कितना बर्थ रेट रहेगा, कितना डेथ रेट रहेगा, कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज को लीड करते हैं। अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो सोचने का कैपेसिटी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल चेंज। द कॉज ऑफ सोशल चेंज, जो रीजन है ना जिसके वजह से सोशल चेंज एक्चुअली होता है, मतलब ह्यूमंस में चेंजेस आते हैं, ये चेंज लाइफ को भी चेंज कर देता है। मैन क्या है, मैन इन बाय नेचर ये लवर ऑफ चेंज, मतलब बोला जाता है कि ह्यूमंस को ना चेंज बहुत पसंद है, एक टाइप के चीज़ों में उसको रहना अच्छा नहीं लगता, बहुत वेराइटीज़ के चेंजेस चाहिए। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, ह्यूमंस ऑलवेज चाहते हैं कि नए नए थिंग्स आए, एवरी टाइम आए, एवरी डे आए, और वो हमेशा एक्सपीरियंस करते रहे, नोबल एक्सपीरियंस, मतलब नए नए चीज़ों को जानते रहे। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये टेक्नोलॉजी nowadays a very great point, that is the technology involved in the various things, and just like the electric, steam, petrol driven vehicles, machine, and जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, डिफरेंट पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, डिफरेंट काम में यूज़ होते हैं, एवरीडे के लाइफ में हमारे साथ भी यूज़ होते हैं, ये भी कॉज है सोशल चेंज का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ। सेकंड, कल के क्लास में हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन के साथ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है और सोशल मोबिलिटी है। कल का टारगेट इतना है कि 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो सब हम कंप्लीट करेंगे जितना पॉसिबल है। यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 4 का भी एक आध क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का आके देखेंगे क्या होता है। क्या हम इतना क्लियर है? कंप्लीट कर लिया 3.1, दैट इज सोशल चेंज एंड एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.2 में मेंशन है कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपको एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है एंड कंसेप्ट जो जानते हो उतना मेंशन करेंगे। मतलब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक आ रहा है एंड इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ए लॉन्ग वन, ये लॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट जो भी मेरिट डिमेरिट्स हैं उसको लिखना है एंड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक गिवन करने हैं। उसके बाद 3.3 में एक्चुअली 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक क्वेश्चन है, सोशल मोबिलिटी एक क्वेश्चन है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी करोगे, एजुकेशन का पोर्शन इतना ही लिखना है जो सोशल चेंज में आपने मेंशन किया था एजुकेशन का रोल, या कल्चरल चेंज में जो एजुकेशन का रोल मेंशन किया। मतलब एजुकेशन एक व्हीकल है, एजुकेशन के थ्रू प्रमोट किया जाता है कल्चर को, एजुकेशन के थ्रू हम लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, इतना ही पॉइंट्स को घुमा फिरा के लिखना रहता है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी ये भी पोर्शन है। और एक काम करेंगे, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे ना, तो एक एजुकेशन का ना कंप्लीट एक नोट बना लेंगे। ठीक है, जो एजुकेशन का आप इस पूरे पेपर में कहीं पे भी वो एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी पोर्शन आए तो आप लिख सको। ठीक है, अटेंड कर सको, उतना मैं लिखवाऊंगी, आके ही आपको ये करवाने वाली हूँ एग्जाम के बाद। एंड देखो और एक चीज़, एजुकेशन एज अ फैसिलिटेटर फॉर सोशल चेंज। तो एजुकेशन का जो नोट्स बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, एजुकेशन के टाइप्स, एजुकेशन के रोल्स, एजुकेशन के स्कोप, सोशल चेंज के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए, सोशल ट्रांसमिशन के लिए, कल्चरल चेंज के लिए, कल्चरल मोबिलाइजेशन के लिए एंड सोशल एक्शन के लिए, प्लस पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, सारे पॉइंट्स को लेके हम एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एंड उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो 3.4 अभी के लिए बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी उसका एक अच्छा सा नोट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोशल नेटवर्किंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन सोशल कोहेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा रह रहा है, तो वो एजुकेशन का नोट्स बनाना ही है। एंड कोहेशन, यहाँ पे बोलने से कोहेशन एडिशन वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन द सोसाइटी कैसे एक दूसरे के साथ चिपक रहा है इन द सेंस नियर बाई जो भी सोसाइटी होता है ना, ऑलवेज मिक्सअप हो जाता है। जैसे एक पानी के ड्रॉप को अगर रखो ना कहीं पे भी, नियर बाई जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। वैसा ही चीज़ है, दो सोसाइटी को आसपास रखो, वो मिक्सअप होना स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन।
उसी पॉइंट पे सोशल नेटवर्किंग का क्या काम है, मतलब जस्ट लाइक द टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट कनेक्शंस, वाईफाई कनेक्शंस और स्मार्ट बोर्ड जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स ऑल्सो, तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर डिफाइन और अच्छे से करना है सो आप ही ने अच्छे से नोट्स बनाया था, याद है मोबाइल ऐप वाला नोट्स बनाए थे, मोबाइल ऐप वाला नोट्स बनाए थे, उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बेस्ट नोट्स बना सकते हो उसको यूज़ करके आपके बुक से भी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 4 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, जहाँ पे आपको टोटल मैंने अभी बोल दिया है, एक पढ़ना है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो 2 पेज लिखना है, एंड पता है इन रिलेशन टू एजुकेशन जितने भी आर्टिकल्स हैं उसे मेंशन करना है। तो बुक से भी और थोड़ा बेटर हमें मूव करना पड़ेगा ताकि मार्क्स बिल्कुल ना कटे। सो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 अप टू 32 एंड आर्टिकल 350, 351, आर्टिकल 45A, उसके साथ इतने आर्टिकल्स लिखने से हो जाएगा। ये सारे आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे जो कि आपके 2 टॉपिक्स में यूज़ होगा, 4.2 में भी, 4.3 में भी, ठीक है। सो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उस अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा जो कि यूनिट 4 का काम है, ठीक है। इतना आपको मैंने हिंट दे दिया जितना अभी तक के अंदर कंप्लीट हो सकता है। अगर आप यूनिट 5 में देखना चाहते हो कि मैम और यूनिट 5 में क्या क्वेश्चंस हैं, याद रखो यूनिट 5 में बस 3 क्वेश्चंस हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल क्राइसिस। जो वैल्यू क्राइसिस पढ़ा था, वैल्यू क्राइसिस को अगर मॉडिफाई करके सोशल लिखते हो तो वो सोशल क्राइसिस बनेगा। इतना ही चीज़ है, क्योंकि वैल्यू क्राइसिस इन सोसाइटी होता है, इनसाइड द सोसाइटी होता है, तो इसलिए वो सोशल क्राइसिस बनेगा। फिर भी सोशल क्राइसिस का आपको बुक मार्किंग भी करके दूंगी, आप थोड़ा वैल्यू क्राइसिस को ऐड करोगे उसके क्लासिफिकेशन पॉइंट को, तो आपका ये आंसर भी और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का एक बेस्ट नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे, तो वो नोट्स आपके ये पेपर में कहीं पे भी देखो हर एक पार्ट में एजुकेशन एजुकेशन लिखा गया है, सोशियोलॉजी एजुकेशन, कल्चर एजुकेशन, सोशल चेंज एजुकेशन, डेमोक्रेसी एजुकेशन, एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ऐसा नोट्स लिखेंगे जो पूरे पेपर में यूज़ हो जाए एजुकेशन रिलेटेड। तो एजुकेशन रिलेटेड हम 5 पेज बनाएंगे, बस 5 पेजेस का नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो 24 के बाद ही होगा, जो संडे आएगा उसमें मैं लिखवा दूंगी एंड उसको हम ऑनलाइन में पढ़ लेंगे बाद में। अभी जितना कंप्लीट हो पा रहा है जो है बुक में उसको कर लो, ठीक। सेशन सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का 3.2 का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्नाइजेशन। द वर्ल्ड एक्सपीरियंस ए रैपिड चेंज, सोशल चेंज को ही मैंने बोला था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे तो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। सोचो एक सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे सोसाइटी जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ना, उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पूरा रैपिडली वर्ल्ड में चेंजेस आएगा। एक सोसाइटी में चेंज आया, दूसरा सोसाइटी में चेंज आया, तीसरा सोसाइटी में चेंज आया। अगर एडिशन बेसिस पे देखेंगे तो ये टोटल चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो द वर्ल्ड एक्सपीरियंस ए रैपिड चेंज because of the applications of science and technology. So modernization means changes, and ये changes अभी के टाइम पे बहुत faster हो गया है due to टेक्नोलॉजी इनकल्केशन और इन्वेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड साइंस का रोल अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, ह्यूज है। एंड ड्यू टू द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि फास्टर रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो ये रैपिड चेंजेस वर्ल्ड भी एक्सपीरियंस करेगा, एंड ये एक्सपीरियंस को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। जो वैल्यूज़ में चेंजेस लेके आता है, जो एक्टिविटीज़ में चेंजेस लेके आता है, हैबिटेट, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, एवरीथिंग में चेंजेस हो रहा है। सो इस बेसिस में चेंजेस आर ब्रॉट इनटू द सोशल, अगर मैं बोलूँ इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल लाइफ, रूरल एरियाज़ में भी चेंजेस आ रहे हैं। हर एक एरिया के जो लोग हैं कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू द रैपिड चेंज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कंट्रीज़ को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बुक के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज हैं, बट यहाँ पे कैटेगरीज हैं 3, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पे यहाँ पे कैटेगरीज है 3, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जिसका डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है, डेवलपिंग कंट्रीज जो कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, एंड द डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। मीनिंग में आते हैं, अब बहुत ही कम अमाउंट में आपको दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 6 पेजेस एनफ होते हैं आपके राइटिंग के लिए, आप लोगों को टाइम नहीं होता है, तो उससे बेटर है आप पूरा 6 पेजेस को पढ़ के रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपको मीनिंग आएगा, मीनिंग में हम डेफिनेशन मीनिंग एट ए टाइम दे रहे हैं, तो हेडिंग में आप डेफिनेशन एंड मीनिंग एट ए टाइम लिखना। सो एक पर्सन का नाम और एजुकेशनिस्ट यहाँ पे मेंशन है,
सो एज पर मूर, आप मूर बोल सकते हो, मूरे बोल सकते हो, स्पेलिंग आपको याद रखना है तो रिमेंबर करने के अकॉर्डिंग। सो हमारे प्रोनाउंसिएशन में आएगा मूर। सो अकॉर्डिंग टू मूर, मॉडर्नाइजेशन इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, विप्लवकारी परिवर्तन होता है ये, विप्लवकारी परिवर्तन है, ऐसा रिवोल्यूशनरी चेंज जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है हमारे ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में, कल्चर्स में, एंड इसको कहाँ पे लेके जाता है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में और सिविलाइज सोसाइटी तक लेके जाता है। मॉडर्नाइजेशन ऑपोजिट व्यू टू ट्रेडिशनलिज्म होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑपोजिट व्यू टू ट्रेडिशनलिज्म होता है। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म में ट्रेडिशनल पॉइंट्स रहेंगे, ट्रेडिशनल वेज पे कस्टम्स, फूड, सब कुछ रहेगा। अभी का मॉडर्नाइजेशन ऑपोजिट है उसका। डेफिनेशन और एक में आते हैं, ए मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और क्वासी ट्रेडिशनल, मतलब हाफ ट्रेडिशनल और मिक्स ट्रेडिशनल या फिर ट्रेडिशनल पॉइंट से टेक्नोलॉजी का इन्वेशन हो गया एंड एसोसिएटेड सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंज आने लगा, वैल्यू ओरिएंटेशन हुआ, मोटिवेशन आया एंड नॉर्म्स में चेंज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो अभी इतना याद रखना, जैसे जैसे सोशल चेंज होता है ना, उस सोशल चेंज के साथ हमारे वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स, हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, सब कुछ में परिवर्तन आएगा या डिफरेंसेस आएंगे। ये जो डिफरेंसेस है ये लीड करता है सोशल चेंज को। नाउ कंसेप्ट क्या है? सो नाउ वी कॉल दैट द मॉडर्नाइजेशन मीन्स रैपिड चेंज। सो रैपिड चेंज मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ये बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी टूवर्ड्स द फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन कि हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, बैकवर्ड सोच से आगे बढ़ के वेस्टर्नाइज्ड हो जाना है, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी को इन्वेट करके हम प्रोडक्शंस को बढ़ाएं, हमारा जो प्रोडक्शंस लेवल है उसको हम, उसका ग्रोथ करें, उसको हम आगे लेके चलें। सो मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है एंड इसी मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा, सोसाइटी फॉरवर्ड लुकिंग करेगा, बैकवर्ड लुकिंग से फॉरवर्ड लुकिंग करेगा, फॉरवर्ड थिंकिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स अ नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि वेस्टर्न्स को फॉलो करो, वेस्टर्न्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करो, उनके वैल्यूज़ को फॉलो करो एंड खुद के कंट्री को वहाँ पे प्रेजेंट करो। प्रोडक्शंस में हमारा कंट्री वेस्ट होना चाहिए, पॉपुलेशन में वेस्ट होना चाहिए, जो बर्थ रेट, डेथ रेट सब में कंट्रोल्ड होना चाहिए। एवरी टाइम वैल्यूज़ के लिए प्रेज, मतलब प्रेसफुल रहेगा, ऑलवेज एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो मोरल थिंकिंग से सबको लेके चलेगा, ये होना चाहिए एक डेवलप्ड कंट्री में, जो कि हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है। सो फॉरवर्ड लुकिंग के लिए वी नीड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हेल्प्स अ नेशन टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। देखो अभी बोला था, मॉडर्न जितना बनोगे ना उतना ही लोगों का जो नीड है वो चेंज होते जाएगा, और उनके नीड के अकॉर्डिंग अगर खुद को फिट करवाना है या फिर खुद के कंट्री को फिट करवाना है तो उतना प्रोडक्शन, उतना ही जो डिमांड है फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज इज रैपिड इन मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में रैपिडली क्या यूज़ होता है, जितने भी नए डिस्कवरीज हैं एंड नए जो छानबीन है, खोज है, इसको बहुत ही रैपिड करना पड़ता है ताकि उनका यूज़ करके हम और भी आगे बढ़ सके और कोई चेंजेस आ सके। ठीक है, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ ज़्यादा होगा। ए चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल इज ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन। तो एक चेंज भी लाना है, ये चेंज किसमें, देखने का नज़रिया, आउटलुक, आउटलुक ऑफ द पीपल, हमारे सोच को बदलना है, हमारे थिंकिंग ओपिनियन को बदलना है ताकि मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में आ सके। मॉडर्नाइजेशन एनरीच द फिजिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। जैसे फिजिकली पर्सन्स फिट हो, इकोनॉमिकली भी पर्सन्स फिट हो, बहुत सारा इनकम करे, ग्रोथ हो एंड सबको हेल्प भी करे आगे बढ़ने के लिए। मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में और आगे जाना है, क्या है पॉइंट्स, देखो ये जो कैरेक्टर्स अभी हम मेंशन करें, इस कैरेक्टर्स को आप मेरिट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, क्यूरियसिटी ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, लोगों पे, मॉडर्नाइज लोगों पे ये चीज़ें होना चाहिए। मॉडर्नाइज लोगों पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कम पढ़ के हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं या फिर नॉलेजेबल ना बने। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है न्यू न्यू एक्सपीरियंस करना, नए आइडियाज़ को लाना, एक्वायर करना न्यू नॉलेज को, नए नॉलेज को ग्रहण करना। एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट रेदर देन पास्ट, ये पास्ट को कभी, अब बार बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं,
एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट पे सोचो, प्रेजेंट पे थिंक करो, उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, उसको कैसे चेंज करोगे, उस पर काम करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू टेक्निक्स एंड मेथड, नए नए टेक्निक्स का यूज़ करना है, नए मेथड्स का यूज़ करना है, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, और डिफरेंट वर्क्स में भी वर्क स्किल को डेवलप करना है। ठीक है। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड बिकमिंग मॉडर्न, देखो जो प्रैक्टिकली आप वर्क करते हो या रियलिस्टिक एटीट्यूड आपके अंदर है, मतलब रियल बेसिस पे वो एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, उसमें आप मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न डजंट मीन कि आप एक छोटे पॉइंट पे मॉडर्न हो गए, कपड़े पहन लिए या फूड खा लिए तो मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मीन्स थिंकिंग में मॉडर्न, नॉलेज में मॉडर्न, और एक्सपीरियंस में मॉडर्न, न्यू स्किल्स को इन्वेट करना या न्यू स्किल्स को इनोवेटिव वे से प्रेजेंट करना, दिस इज अ मॉडर्न थिंग। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन वर्क, ठीक है, काम में और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होना, सिर्फ मतलब आप परफेक्ट होना चाहते हो अपने वर्क में, ऑलवेज ट्राई करो कि आप परफेक्ट बन जाओ। इससे क्या होगा, जितना स्पेशलाइज्ड आप होते जाएंगे तो ऑब्वियस है आपके पास लोग उतना ही आते रहेंगे, सोशल मोबिलिटी होगा, आप जिस पॉइंट पे लिमिटेड थे उस पॉइंट से आप आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है। न्यू वर्क वैल्यूज़, जितने भी नए काम हैं उनको वैल्यू देना, नए नए वर्क को भी वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है। मोबिलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इम्पर्सनल सोशल इंटरैक्शन, तो सोशल इंटरैक्शन मतलब सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनके अंदर भी परफेक्टली एक रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल सोशल लाइफ, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल लाइफ मतलब जैसे कि आप एक सोसाइटी में हो एंड सपोज दैट सोसाइटी इज जस्ट लाइक ए पर्सन्स आर लिविंग इन हैबिचुअल मैनर, हैबिचुअल वे से लेते हैं, कोई सिस्टमैटिक नहीं है, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सोशल लाइफ को मेंटेन करेंगे, मतलब सिस्टमैटिकली सब कुछ करेंगे। मास एजुकेशन थ्रू मास कम्युनिकेशन, जितना हम आगे पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, तो मास एजुकेशन थ्रू मास कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ सिविक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एंड रिसोर्सेज, जो भी आपके राइट्स हैं, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं, सोशल राइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको शेयर करना, जस्ट लाइक द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज शेयरिंग विथ एवरीवन जिनको पता नहीं रहता। Attitude of explaining and predicting events, processes and phenomena on the basis of scientific and technological knowledge, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट पॉइंट के लिए है जो एक साथ आ गया है। चलो सो हमारे एटीट्यूड में भी क्या होना चाहिए, जैसे हम कैपेसिटी वाले पर्सन होना चाहिए कि हम एक्सप्लेन कर सके, हम एक पॉइंट को बता सके, प्रेडिक्ट करके बता सके कि ये इवेंट्स में ऐसा हो सकता है, प्रोसेसेस में कैसा प्रोसेस होगा, कौन सा फिनोमेना में वर्क होगा, उसके बेसिस पे भी साइंटिफिक थॉट्स क्या क्या है, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निक्स कौन से यूज़ होंगे। ये सोशलाइजेशन या फिर मोबिलिटी या फिर आपके में हमें कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए, तो एक्सपर्ट्स के पास क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है। कोई भी वर्क एक टेक्निक के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू आर इन्वॉल्व इन वन वर्क, ठीक है, कैसे आप उस वर्क में इन्वॉल्व हैं, हाउ क्विकली यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और गिव अ सल्यूशन ऑफ इट, आप उस चीज़ का सल्यूशन दे रहे हो, या फिर नॉलेज को कैसे आप और बढ़ाओगे। जैसे हम होता है ना, सपोज हमने एक चीज़ को प्रोड्यूस किया तो उसी मटेरियल उसी प्रोसेस का यूज़ करके नए नई चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं, सेम थिंग यहाँ पे आप नॉलेज का प्रोडक्शन करेंगे, नॉलेज को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजिकली आप एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज के साथ मिक्स करेंगे एंड उसका यूज़ आप बहुत बार करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने साइंटिफिक बेसिस को और आगे लेके जाने के लिए और प्रेडिक्शंस करने के लिए। अभी बुक से कुछ और कैरेक्टर्स को लेके हम चलेंगे, जस्ट लाइक एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में देखो। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में जितना मार्क है उतना ही लिख लेना, जस्ट लाइक कुछ पर्सन्स के नाम बोल रही हूँ जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशंस को क्या किए थे, लिस्टेड किए थे, मतलब उन कैरेक्टर्स को उन्होंने लिखा था और कौन से बेसिस पे लिखा था और किसके एनालिसिस से लिखा था वो नाम भी यहाँ पे मेंशन है। जस्ट लाइक एस.सी. दुबे, S.C. Dubey 1967 has listed the characteristics of modernization. मॉडर्नाइजेशन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने इसको लिस्ट आउट किया S.C. दुबे 1967 में। तो 1967 से बिफोर 1960, 61, 62, 63 चार पर्सन्स हैं, उन्होंने पहले एनालिसिस किया कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, उसी के बेसिस पे उस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह किसने लिखा, S.C. दुबे ने। सो ऑन द एनालिसिस ऑफ कोलमैन, कोलमैन ने अपना एनालिसिस दिया था 1960 में। देन अगेन नेक्स्ट वन इज द, ये MC लीलैंड बोल सकते हो या मैकलीलैंड बोल सकते हो, मैकलीलैंड बोलने से MA नहीं होगा बट MC में मैक ही होता है, मैकलीलैंड 1961। एंड यहाँ पे और एक नेक्स्ट है डिनाइल लर्नर 1962, विल्बर्ट मोर और मुरे 1963।
तो ये 4 पर्सन्स हैं जिनका एनालिसिस के बेसिस पे, मतलब उन चारों ने एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट बनाया या जर्नल लिखा, उस जर्नल से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आउट करके लिस्ट आउट किया एससी दुबे ने, ठीक है। सो उनके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन के और क्या कैरेक्टर्स है? एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी इज अ साइकोलॉजिकल क्वालिटी। एम्पैथी ऑब्वियस एक साइकोलॉजिकल क्वालिटी है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इमोशन एंड ऑपोजिट ऑफ सिंपैथी. Empathy is just like a behavior, positive behavior towards any person where the emotions are very controlled, and nobody can harm with that type of emotions because it is totally based on the positivity and totally you मतलब क्या करते हो, you also did some best thing for that person who feel that हाँ मैं कर लूँगा, I can do it. तो ऐसा वाला फील आना चाहिए जहाँ पे हम एम्पैथी वर्ड का यूज़ करें, इसलिए ये साइकोलॉजिकल क्वालिटी है. ये साइकोलॉजिकल क्वालिटी आपके मेंटल कैपेसिटी के साथ ही लिंक्ड अप है. सो इंडिविजुअल वेयर ही हैज़ अ कैपेसिटी टू सी हिमसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ अदर्स. देखो एम्पैथी क्या बोलता है. एम्पैथी बोलता है कि एक सोसाइटी में जब भी हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं ना, तो लोग पहले क्या करते थे कि अपना छोड़ के बाकी लोगों का नहीं सोचते थे. But nowadays they are very compatible with the other persons of the society. So when you think about someone, please think that you are in the same position of that person. आप उसी पोजीशन पे खड़े हो जो पोजीशन पे वो खड़ा था, तब आप बेटर वे से उसके प्रॉब्लम्स को, उसके कंडीशंस को समझ पाते हो, एंड दैट फीलिंग इज कॉल्ड एम्पैथी. उसी फीलिंग को हम एम्पैथी बोलते हैं. सपोज एक पर्सन सफ़र कर रहा है, कोई प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा है. सो मॉडर्न पीपल ऑलवेज क्या करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में ये बोला जाता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो ट्राई करो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने को एंड समझने को, एंड उस सिचुएशन को कैसे ठीक करोगे उसके बारे में बताओ, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, जो कि एक सोसाइटी का, मॉडर्नाइज सोसाइटी का रोल होना चाहिए. Then another one is the mobility. Mobility is an essential characters. अगर suppose ये सोच लेना कि characters की जगह पे factors भी mention है, तो ये these are also the factors. ये सब factors भी बन सकते हैं. So mobility is an essential characters of modernization. Certainly there will not be any progress for the individual. Mobility मतलब होता है movement. जब social change होता है तो हम नहीं बोल सकते कि एक individual में भी change आ रहा है. So particular अगर एक जगह से दूसरा पर्सन मूव करता है उसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, बट ये मोबिलाइजेशन इज ए नॉट ट्रू सोशल मोबिलाइजेशन. तो सोशल मोबिलाइजेशन मीन्स सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी का प्रोग्रेस, ठीक है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में आ रहा है हायर पार्टिकुलेशन, ठीक है. हायर पार्टिकुलेशन. सो पार्टिकुलेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है. दो वर्ड भी आता है यहाँ पे. पार्टिसिपेशन वर्ड इज करेक्ट, बट पार्टिकुलेशन मतलब होता है परफेक्टली एक ही पार्ट पे आप अटैच होंगे, ठीक है. पार्टिसिपेट होना बाउंड है. जितना भी आप चाहते हो कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए एंड सोसाइटी में चेंजेस लाना है, बट आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो सोसाइटी में चेंज ही कौन ला रहा है. तो हर एक पर्सन, इंडिविजुअल सोसाइटी में चेंज होने के लिए उसके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही परफेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो मॉडर्नाइजेशन लीड करता है. अनदर वन चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है. इंटरेस्ट लेके आना है लोगों के अंदर. कैसे लेके आए? पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी फ्रीली एक्सप्रेस देयर डिजायर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई देयर डिजायर, ठीक है. हम क्या करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं तो फ्रीली एक्सप्रेस देयर डिजायर, फ्रीली बहुत ही जल्दी हम अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर देते हैं एंड उसी डिज़ायर के पीछे भागते रहते हैं. फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, वो डिज़ायर अगर फुलफिल हो जाए तो एक इंडिविजुअल का प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि डिज़ायर किए हो मतलब कोई बड़ा चीज़ दे के ही किए होंगे ना. ऐसा नहीं है छोटी चीज़ों में करेंगे, जो खुद से कर सकते हो, इजीली मिल सकता है, उसका डिज़ायर कोई भी पर्सन नहीं करता. डिज़ायर कब आता है? जब वो सोच से बाहर हो, प्रेडिक्शन से बाहर हो, बट उसको करने का आपको इच्छा है. सो दैट इज कॉल्ड द डिज़ायर, ठीक है. तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन वहाँ पे आएगा. उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज institutionalized political competitions. So people of modern countries are playing a significant role in the election of their rules. अगर मेंबर हमें सिलेक्ट करना है और इलेक्ट करना है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशंस होते हैं, एंड उनमें से हम कुछ कैरेक्टर्स को हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को हम शिफ्ट ऐसे ही करते हैं. सो जो रूल्स पहले से शिफ्ट होके लोगों के पास आता है, उसी रूल्स के बेसिस पे हम अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे. फेथ इन चीज नहीं चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेशन भी नहीं चाहिए. इतना एनफ है. 5.6.2 एनफ है. अब नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन में डीमेरिट्स में आ जाओ. सो लैक ऑफ यूनिटी,
क्यों हमारे पास मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में हो नहीं पाता प्रॉपर वे से? लैक ऑफ यूनिटी, हम एक साथ मिलजुल के नहीं रहते। कम्युनलिज्म, कम्युनिटी के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। नैरो मीनिंग ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन के बेसिस पे भी बहुत सारे रिलीजियन है, हम जितना भी रेस्पेक्ट दें बट दूसरा रिलीजियन उतना ही रेस्पेक्ट देगा कोई गारंटी नहीं रहता है, इसलिए नैरो मीनिंग ऑफ रिलीजियन हो जाता है। इग्नोरेंस, बहुत ही ज़्यादा हम बहुत सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। सोशल एंड कल्चरल लैग, सोशल लैग आप जानते हो सोसाइटी के विद इन गैप। कल्चरल लैग भी आप जानते हो, दैट इज नॉन मैटेरियल एंड नॉन जो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स हैं उनके अंदर का डिफरेंस, दैट इज अ कल्चरल लैग। एंड नैरो एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो नैरो थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गैप बिटवीन द आइडियल्स एंड रियलिटी हिंड्रेंस, जो रियलिटी चेक होता है और गैप होता है आइडियल्स के अंदर, आदर्शवाद नीति के अंदर, वो डिफरेंसेस भी अभी धीरे धीरे और नेग्लेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, लास्ट पार्ट में आ जाओ बुक के अकॉर्डिंग, इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन फॉर एजुकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए मॉडर्नाइजेशन क्यों चाहिए? डिमांड्स ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी शुड बी मॉडर्नाइज्ड इन ऑर्डर टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। ऑब्वियस है एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस, मेथड्स, इनमें अगर चेंजेस लेके आए तो बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी दैट मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे सके, रिकॉर्ड कर सके, पढ़ा सके इजीली। एड्स, टेप रिकॉर्डर, मूवीज, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, टेलीविजन, टीचिंग मशीन्स एट्सेट्रा, ये सारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर्स इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, तो रोल ऑफ टीचर, एक टीचर का रोल जो भी है, पंक्चुअलिटी, बिहेवियर, सपोर्टिव थिंकिंग, उनका पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। वो एक फैसिलिटेटर, को वर्कर और को गाइडर, सब कुछ होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोड्यूस स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट सिटीजन्स। अभी ना कॉम्पिटेंट सिटीजन्स मतलब ऐसे सिटीजन्स हमें तैयार करने पड़ेंगे जो एक दूसरे के साथ लड़ सके और आगे बढ़ सके। इंस्टील इंटू यंगस्टर्स द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंस्टील मतलब डालना यंगस्टर्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट्स को इनकलकेट करना कि मॉडर्नाइजेशन होने से एक्चुअल में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ब्रिंग फेथ इन मॉडर्नाइजेशन, सबको बिलीव करना पड़ेगा कि मॉडर्नाइजेशन से बेटरमेंट ही आएगा। क्रिएटिव, कंस्ट्रक्शन, रियलिस्टिक आउटलुक शुड ऑल्सो बी डेवलप, ये भी डेवलप किया जाएगा। किट बेस्ड इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग साइंस, हम किट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस देंगे, जस्ट लाइक साइंस के किट होते हैं, लैंग्वेज लैब और लैंग्वेज किट भी होता है जिसके थ्रू हम टीचिंग को प्रॉपर वे से दे सकते हैं। डिफ्यूज सिस्टम ऑफ एक्सपेक्टेशन रिवार्ड्स, डिफ्यूज करना है, जस्ट लाइक फ्यूज़न करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ना है ताकि हम जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं एजुकेशन में या डिफरेंट फील्ड्स में, जॉब में, उसमें रिवार्ड्स दे सकें। एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट डिलेमा, देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है, हम चाहते हैं ये हो जाए बट अचीवमेंट आपका कुछ डिफरेंट होता है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस आए। गैप बिटवीन आइडियल्स एज द एक्टिविटी, देखो गैप बिटवीन आइडियल्स, एक तो है आदर्शवादी नीति को आप फॉलो करते हो बट क्या आप उस आदर्श के अकॉर्डिंग 100% वर्क कर सकते हैं? नो। सो जो आपने एक्टिविटी दिया उसके अंदर कुछ तो कमी रहेगा, सो दैट इज द गैप बिटवीन द आइडियल्स एज द एक्टिविटी एंड दे शुड सेक ऑफ ऑल प्रिजुडिसेस एंड ब्लाइंड बिलीव्स। आप क्या करते हो, पहले से जो नियम बने हैं, लॉज बने हैं, उसको भी बिलीव कर देते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडिस। एंड ब्लाइंड बिलीव, अंधे बन के आप हर एक चीज़ को सुन लेते हो, समझ लेते हो, बिलीव कर लेते हो। कंक्लूजन देखो, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का कंक्लूजन देना है। सो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन एक वेस्ट करेंगे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन is a vehicle so that one can achieve any type of change or modernization in the society. Modernization is a bigger concept and it is not only shaping the society, one society, but also shaping the whole world. Modernization use the national wealth, education, etc., development, skilled personality, etc. सो ये सब का यूज से आपका क्या हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा एक कंक्लूजन हम लोग हर एक पार्ट के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक अगेन स्टार्ट करें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड यूनिट 3 का है, 3.3 का क्वेश्चन है। 3.2 ओवर हो गया, 3.3 में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। 3.3 करना है, मोबिलिटी करना है, नेटवर्किंग करना है। आज ये 3 टॉपिक को ओवरऑली कंप्लीट करके देन हम मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल के टॉपिक में इक्वालिटी, इक्विटी
उसको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है, वो पोर्शन कंप्लीट करना है। एंड लास्ट वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं एक क्लास और लूँगी, राइट, मैं लूँगी, ठीक है, और यूनिट 5 का भी कुछ कुछ है पोर्शंस, उसको बता दूँगी। देन आपका ओवरऑल एक ख़त्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन एजुकेशन का है वो मैं और एक दिन में करूँगी। इतना सोचा है, करते हैं। सो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है बोल सकते हो, मैंने पहले भी बोला था। स्ट्राटा मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राटा? स्ट्राटा मीन्स क्या है बोल सकते हैं एनीवन? मैं हिंट दे रही हूँ, ठीक है, सॉइल स्ट्राटा। चलो अब बता सकते हो, सॉइल स्ट्राटा, लेयर, लेयर, गुड, हाँ वही है, बट यहाँ पे सोशल है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो स्ट्रैटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्या लिखना है यहाँ पे देख लो। पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, जिनको हैंड राइटिंग समझना है बोल दें, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखो एक पेज पूरा डायग्राम में है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आपके बुक से ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मार्क किया गया है जहाँ से वही आपको लिखना है। देर आर डिफरेंट थ्योरीज, जो थ्योरीज है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन एक्चुअल में करते हैं। क्लासिकल कंजर्वेटिव थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी मतलब होते हैं झगड़े, दंगे के ऊपर, कोई एक कंट्रोवर्सी के ऊपर होगा। क्लासिकल कंजर्वेटिव थ्योरीज कुछ पर्सन्स हैं जस्ट लाइक सोशल थिंकर्स, जैसे प्लाटो, एरिस्टोटल टू अगस्टीन और मैचियावेली टू थॉमस हॉब्स, ये पर्सन्स हैं, डार्विन हैं। तो उन्होंने बोला है क्या, कौन से पॉइंट को लेके बोला कि नेचर के अकॉर्डिंग बोला है सोसाइटी में क्या स्ट्रैटिफाइड होता है, लोग डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं सोसाइटी में। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में क्या होता है, बैलेंस के ऊपर बात हुआ है। बैलेंस क्या है, हम जैसे ना सिविलाइज्ड होते होते जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स धीरे 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 और क्या नीड करता है, डिमांड उनका बढ़ते जाता है। अगर उनको ना एक दिन में, पहले उनका खाने के लिए जैसे सोच लो 30 रुपीज़ खर्च होते थे वन टाइम में, अब उनको जितना वो इनकम करेंगे ना उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्योंकि ऑलवेज दे ट्राई टू वांट और ट्राई टू नीड देयर बेस्ट, मतलब गुड लाइफ, गुड थिंग, गुड वेज, यही सब उनको चाहिए, उनका नेसेसरी। तो ये उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिस्ट में आता है ये थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ से है। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी में जस्ट लाइक द मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, जिनको बोला गया कि लोग डिफरेंट टाइप्स के हैं सोसाइटी में, और डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर और थिंकर्स होते हैं। वो इनकरेज करना चाहिए डिफरेंट रोल्स को, बट समहाउ कुछ रोल्स को कुछ लोग क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ पे ही आपका कन्फ्यूज़न एंड कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। इतने में आपका ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, कितने प्रोसेसेस हैं वो सब लिखना पड़ेगा। देन रैंकिंग, रैंकिंग स्टेटस भी है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है, प्रोसेस ऑफ रिवार्डिंग है, और इसके बाद ये खत्म होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सर्टिफिकेशन बहुत ही शॉर्टली लिखना है, तो जितना आपको बोला जाए उसके बेसिस पे आप लिखेंगे तो स्ट्रैटिफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा। अदरवाइज आप 10-12 पेज चला जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। सो पहले समझ लो कि स्ट्रैटिफिकेशन में है क्या। स्ट्रैटिफिकेशन इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टूल्स। अदर टूल्स का भी हम यूज़ करेंगे, अदर प्रोसेस का भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टू स्ट्रैटिफाई। क्यों यूज़ करेंगे ना, लोगों को डिफरेंट लेयर्स में हम डिवाइड करने के लिए, मतलब सोच लो हम ग्रुपिज्म कर रहे हैं, ठीक है। टू स्ट्रैटिफाई द होमोलॉजीज इनटू द डिफरेंट सिस्टम। होमोलॉजीज मतलब जानते हो, वी आर होमोलॉजीज, मतलब हम लोग सेम सेम हैं, हमारे कैरेक्टर्स, गुण और बिहेवियर सेम सेम है, तो हमें एक सिस्टम में रखा गया है। हम सोचो कि डॉग का एक कम्युनिटी है और ह्यूमन का एक कम्युनिटी है, दोनों मैच नहीं हो सकते, मैच नहीं हो सकते हैं, आसपास रह सकते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो वो एक साथ मैच नहीं कर सकते, वैसा ही चीज़ है। तो हम कुछ टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करके होमोलॉजीज को एक साथ एक सिस्टम में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में भी लेयर होगा, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ए सोसाइटी इनटू द डिफरेंट लेयर्स। देखो सोसाइटी में कास्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स बन गए, वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स बन गए, अभी जो जैसा काम करता है, जिसका जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, रेस और स्टेटस, इसके बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रैटिफिकेशन इज ए सिस्टम by which a society ranks categories of people in hierarchy.
अगर मैं बोलूँ स्ट्रैटिफिकेशन एक क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर हम सोसाइटी रैंक्स, मतलब सोसाइटी के रैंक को हम कैटेगरीज, जो लोग हैं उनको डिफरेंट वेज से कैटेगरीज से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, पता है स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ से आया होगा? ऐसा कुछ ना उसका ऑरिजिन नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं ह्यूमन जब ऑरिजिनेट हुआ था उसी से स्ट्रैटिफिकेशन बनना शुरू किया। नियर अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम, ये ट्रांजिशन या परिवर्तन कहाँ से है? हंटर सोसाइटी, पहले जैसे हम लोग हंट करके खाते थे, शिकार करके खाते थे, उस सोसाइटी से स्टार्ट करके अभी का क्या है, हॉर्टिकल्चर और पास्टोरलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि हम कोई वर्क करके खाएंगे या फिर हार्वेस्ट करके खाएंगे या फिर बागान बना के फार्मिंग करके वहाँ से कुछ उत्पाद करके खाते हैं, तो उस सोसाइटी तक मूव करना, यही है स्ट्रैटिफिकेशन। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है ना, स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व सम कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग, वन लेयर अबव द अदर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बैठा होगा। और यहाँ पे आइडिया किसने दिया ना, इन्वॉल्व द आइडिया दैट, कौन सा आइडिया पे है ना, पीपल आइदर एज इंडिविजुअल और मोर यूजुअली, मतलब आइदर वो इंडिविजुअल में रह सकता है या फिर ग्रुप में रह सकता है, इन द सोसाइटी इन विच दे लिव, इंसान एक अकेला रह सकता है या फिर लोग के साथ ही रह सकता है। बट अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ना अकेला नहीं रहता है, क्योंकि उसके आसपास भी लोग रहते ही हैं। सो ऑलवेज वो एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहता। अगर सोचो इस जगह पे हम छोड़ के और कोई नहीं होता, दूर दूर तक और कोई लोग नहीं है, एक लोग आप ही बचे हो और रहते हो, सो ऑब्वियस है आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट आप सुन ले कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे भी रहने का जगह है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी ना हो फिर भी आप वहाँ पे रहने चले जाते हो, क्योंकि आप लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू रेमॉन्ड डब्ल्यू मूरे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेमॉन्ड डब्ल्यू मूरे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए हॉराइजॉन्टल डिवीजन, हॉराइजॉन्टल डिवीजन है सोसाइटी में, हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स, मतलब हम लोग डिवाइड करते चलेंगे। अभी देखो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, 3 सिस्टम्स हैं, स्टेट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम। अगर मैं बोलूँ स्टेट सिस्टम है, तो स्टेट सिस्टम में क्या आता है, ठीक है, स्टेट सिस्टम में इट इज़ पॉलिटिकली बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लिमिटेड सोशल मोबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल के हिसाब से है, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई डिविजन्स हो रहा है तो उसको हम स्टेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, स्टेट सिस्टम पॉलिटिकल के बेसिस होगा। अगर मैं बोलूँ कि कास्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कास्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन हेरिडिटी, मतलब आपका रिलीजियन जो कास्ट है वो कास्ट आपका जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन को मूव करता है, सो मूव फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। क्लास सिस्टम इट इज़ एन इकोनॉमिकली बेस्ड, ठीक है, ये रिलीजियस्टिक था, ये पॉलिटिकल बेसिस था एंड ये इकोनॉमिकल बेसिस है, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबको डिवाइड किया जाएगा। अब चलो आगे, एग्जाम्पल ऑफ कास्ट सिस्टम। तो पहले पता है एग्जाम्पल ऑफ कास्ट सिस्टम में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा थे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बनाया। उसके बेसिस पे, गॉड के बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिविजन्स किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया ग्रुप कुछ डिवाइड किया गया है, जैसे पहला हो गया ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण प्रिएस्ट, देन क्षत्रिय आता है, क्षत्रिय दैट इज़ द वॉरियर्स और किंग होते हैं ये लोग, देन होता है मार्चेंट्स, वैश्य जो बिजनेस करते हैं, और ये जो 3 ग्रुप बोला गया ऊपर के, इनको हम लोग एक साथ बोलते हैं, ग्रुप करते हैं आर्यंस में, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, यहाँ पे 2 ग्रुप पहले बना था कास्ट के ऊपर। सो जो बोला जाता है आर्यंस मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न ग्रुप्स, 2 बार जन्म ले सकते हैं, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है शूद्र, लास्ट वाले में आता है जो कॉमनर होते हैं, कॉमनर मतलब कॉमन वर्कर्स, और जो पिजेंट्स होते हैं या फिर सर्वेंट्स होते हैं वो सबको रखा गया है लास्ट ग्रुप में। अभी चलते हैं मतलब नेक्स्ट, सर्वेंट्स के नीचे कौन होता है, मतलब उसी के लिंक्ड है बट नीचे कौन आता है, अनटचेबल्स, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, दलित्स बोले जाते हैं, बट आजकल के टाइम पे कोई नहीं मानता, ये सब मानना भी नहीं चाहिए। आउटकास्ट, आउट ऑफ कास्ट, देखो आउटकास्ट एंड आउट ऑफ कास्ट, कास्ट से बाहर के लोग अपने कास्ट के नहीं होंगे। स्ट्रीट स्वीपर्स जो झाड़ूदार होते हैं, जो लेट्रिन क्लीनर्स हैं, क्लीनर्स क्लीन करते हैं, तो उनको हम अपने साथ बिठा के खिलाते भी नहीं, अलग रखते हैं, तो दीज आर अनटचेबल्स, ये कास्ट सिस्टम्स में आता है। अभी क्लास सिस्टम या फिर आप बोल दो स्टेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना है, दैट इज़ अ स्टेट सिस्टम, ये स्टेट सिस्टम है। तो स्टेट सिस्टम में अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास,
एंड लोअर क्लास, ये 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पता है मतलब अपर क्लास हाईली एजुकेटेड प्रोफेशंस वाइज रहते हैं, मतलब नॉर्मली अपर क्लास से अपर मिडिल क्लास वाले हाईली एजुकेटेड होते हैं ज़्यादा, एंड लोअर मिडिल क्लास वाले भी एजुकेटेड हैं, बट नियर अबाउट इनका नंबर अपर मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा होता है। अपर क्लास वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या फिर जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज़ होते हैं। सो इनका परसेंटेज बोला गया 14%, अपर मिडिल क्लास भी 14% है, लोअर मिडिल क्लास है 32%, जो कि सेमी प्रोफेशन में जाते हैं, हाफ हाफ प्रोफेशन को, मतलब कुछ लोग प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं। वर्किंग क्लास एंड लोअर क्लास है जो ब्लू कॉलर्स वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जिनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है थोड़ा सा लो होता है, सिक्योरिटी लो होता है, और ये वर्किंग क्लास 32% है तो लोअर क्लास 8% है। ठीक है, लास्ट जो आपके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया है, अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट, मतलब ये बोल सकते हो इकोनॉमिक पॉइंट तो है ही, प्लस पॉलिटिकल बेसिस पे इनको आगे हम लोग वैल्यू देते हैं, तो वो है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, स्लर्जी, सर्व्स एंड एवरीवन एल्स, जो बाकी रह गए। सो आप बस नाम से याद रखना, जो मतलब हम लोग बोलते हैं बहुत रिच, फिर उसके बाद आएगा रिच, फिर उसके बाद नॉर्मल पर्सन्स एंड वेरी पुअर, तो वैसे यहाँ पे डिवीजन किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखो, इतना इनफ है। ठीक है, 5 पॉइंट पे मेन क्या लिखा गया है, इट इज़ सोशल। आपका जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है ऑब्वियस सोशल ही है, एंड इट इज़ पैटर्न इन कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर के बेस से ही पैटर्न होता है ये, मतलब बोल सकते हो एक प्रोसेस को फॉलो करके उसी पैटर्न में चलता है। इट इज़ एंशियंट, पहले से चला आ रहा है, एंड दैट इज़ इट हैज़ बीन फाउंड इन ऑल पास्ट सोसाइटीज़, मतलब पहले के सोसाइटीज़ में भी मिलते थे। इट इज़ अन, यहाँ पे स्पेलिंग यूबिक्यूटोस है, अनयूबिक्यूटोस नहीं है, यूबिक्यूटोस है। यूबिक्यूटोस एंड अनयूबिक्यूटोस 2 वर्ड होते हैं। सो यूबिक्यूटोस मीन्स जो ओवरऑल हर जगह फॉलो अप किया जा सकता है, अनयूबिक्यूटोस होता तो फॉलो अप नहीं होता, तो इट इज़ यूबिक्यूटोस, एंड इट इज़ डाइवर्स इन इट्स फॉर्म। यहाँ पे इसका बहुत सारे वेराइटी हैं, जस्ट लाइक मैंने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आपको पढ़ा दिया है। इट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिजायर्ड एंड scarcest thing in the human life, constitute the basic material which are distributed unequally। तो ये बोला गया है कि ये बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल तो है ही, बट लोगों के डिज़ायर के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग भी ये डिवाइड करता है। सो अभी इसके थ्योरीज में जाओगे तो थ्योरीज यहाँ से लिख देना, देर आर मेनी थ्योरीज विच प्रूव social stratification, but important 3 theories are classical conservative theories, structural functionalist theories, the conflict theory। क्लासिकल कंजर्वेटिव थ्योरीज जो मेंशन होगा, सो स्टार्टिंग से यहाँ तक टू देयर रोल्स तक लिखना है। सो क्लासिकल कंजर्वेटिव थ्योरीज इंक्लूड्स ए लेंथी लाइन ऑफ सोशल थिंकर्स, बहुत सारे सोशल थिंकर्स हैं, प्लाटो, एरिस्टोटल टू सेंट अगस्टीन एंड माचियावेली टू थॉमस हॉब्स। तो आप कुछ नाम याद रखो, 2-3 नाम याद कर सकते हो, एंड डार्विन। तो ये सारे पर्सन्स हैं जो क्या करते हैं, द क्लासिकल कंजर्वेटिस्ट से दैट इनइक्वालिटी इज द लॉ। पता मतलब नेचर में ऑलवेज इनइक्वालिटी रहता है। आप बोलोगे इक्वालिटी हर एक चीज़ रहेगा, नहीं, इक्वालिटी पाने के लिए लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट। सो समटाइम्स वी आर वेरी ग्रीडी, sometimes we are very selfish also, so on the basis of that we are follow that inequality। so inequality, that means sometimes we feel little bit difficulties in it and no peace at all, उसमें कोई भी पीस नहीं रहेगा सोसाइटी में। अगर ये रिसोर्सेज एक्चुअल में हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो पीस टोटली हट जाएगा। सो पीस को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज को इक्वली रैंकिंग वाइज लोगों पे डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना ही ये कंजर्वेटिस्ट क्लासिकल कंजर्वेटिव थ्योरी का काम है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। नेक्स्ट थ्योरी इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम थ्योरी, इसको हम इक्विलिब्रियम थ्योरी बोल सकते हैं। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन स्ट्रैटिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड, उनके अकॉर्डिंग इंसान अच्छे ही होते हैं, बट एज अ सिविलाइजेशन ऑफ दिस सोसाइटी, जैसे जैसे सिविलाइज्ड हो रहा है सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग वेराइटीज ऑफ रोल एंड फंक्शन बिकम नेसेसरी, बहुत सारे रोल प्ले करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शंस भी प्ले करना है।
जस्ट लाइक आप क्या करते हो, ज़मीन को प्लाविंग करते हो, मतलब उसको हम हार्वेस्टिंग के लिए रेडी करते हैं। और वहाँ पे पता है मतलब रियरिंग कैटल, उसके लिए कैटल्स को भी हम पालते हैं, और ये बहुत सारे लोग मिलके विदाउट ट्रेनिंग से भी करते हैं। On the other hand, an administration traitor or a doctor has to be educated and trained for several years. मतलब मैं यहाँ पे आपको डिविजन्स दिखा रही हूँ रोल्स के बेसिस पे। यही रोल का बेसिस है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ लोग हैं जो हार्वेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं विदाउट एजुकेशन, और कुछ लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। वो डिसिप्लिन मेंटेन करते, वो वर्क को समझते हैं। तो ऐसे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट लास्ट वन, द कन्फ्लिक्ट थ्योरीज। कन्फ्लिक्ट थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज डेवलप्ड बाय मार्क्सिस्ट थिंकर्स। मार्क्सिस्ट थिंकर्स बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़े रहते हैं। इनमें से कुछ लोग दलित्स भी थे, और कुछ थिंक करते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का ही नीड का रिजल्ट है, मतलब नीड ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। हियर वी encourage द पीपल टू डू देयर रोल्स एंड फंक्शंस। तो मार्क्सिस्ट थिंकर्स ये समझते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो कंट्रोवर्सी है, उसको हटाया जाए और बेस्ट वे से, पावरफुल वे से लड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। बस इतना सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में 4 पार्ट आते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेटस, स्टेटस का डिफ्रेंसिएशन। रैंकिंग स्टेटस, सबका अलग अलग वर्क के बेसिस पे रैंकिंग होता है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस ऑफ रिवार्डिंग। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेटस क्या है। स्टेटस डिफ्रेंसिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच सोशल पोजीशन, जैसे आपके घर पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका स्टेटस अलग अलग है, फादर, मदर, टीचर। मतलब अगर मैं बोलूँ फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, डॉटर, सन इन लॉ, सन, नीस, जितने भी पर्सन है, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सबका एक पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेटस इन फैमिली। वैसे काम में जाओ तो डिफरेंट वर्क के डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, टीचर, एम्प्लॉय, एट्सेट्रा। सो ये जो डिफरेंट पर्सनस हैं, जो डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग करते हैं, हर एक पर्सन का अपना रूल, रेगुलेशंस, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। एंड उनको उनका काम करने के लिए मोटिवेट या फिर लर्निंग, सैंक्शनिंग, कुछ काम करना पड़ता है। बस इतना पॉइंट से याद रखो। स्टेटस डिफ्रेंशिएशन में क्या है मोस्ट इफेक्टिव, टास्क वेयर क्लियरली डिफाइंड। टास्क अच्छे से क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि क्या करना है। लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रोल्स आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। देखो, ऑथोरिटी किसी का जिम्मेदारी लेना और किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिला है उसको निभाना, दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। एक में आप खुद ओनर है, दूसरे में आपको ओनर का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, बट यू आर नॉट ए ओनर। सो यहाँ पे डिफरेंट 2 थिंग्स हैं, उसको डिस्टिंग्विश करना। इफेक्टिव मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ए सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन्स टू अज्यूम द स्टेटस। स्टेटस अगर समझना है, बहुत सारे लोग होना चाहिए। एडिक्वेट सैंक्शंस होने चाहिए रिवार्ड्स का, कौन उनमें से बेटर है, कौन नहीं है। अगर रॉन्ग भी करते हो तो पनिशमेंट भी होना चाहिए। एंड मोटिवेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन्स। रैंकिंग स्टेटस में अगर जाते हो, द स्टेटसेस कैन बी रैंक्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया के बेसिस होगा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, ब्यूटी और स्ट्रेंथ। ट्रेंड, स्किल्ड, एबिलिटीज़, जो नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ रहता है, कमांड ओवर लैंग्वेज, डेक्स्टरिटी एट्सेट्रा, मतलब डेक्स्टरिटी होता है। कॉन्सिक्वेंसेज और एफर्ट्स और इफेक्ट्स अपॉन अदर्स एंड अपॉन सोसाइटी। एक्टर्स प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, जजेस एंश्योर जस्टिस, पुलिसमैन प्रिजर्व ऑर्डर। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए, जो जिसका काम है वो उसको निभाएगा सोसाइटी में। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, अगर इन पर्सनस का आप स्टेटस को डिफरेंट वे से अज्यूम करना चाहते हो, सुपेरियर है, इन्फेरियर है, बेटर है, ओर्स है, मोर है, लेस है, तो इस बेसिस पे हम डिफरेंस दिखा सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिवार्डिंग, अभी जो लोग जैसा काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे किसी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उनके बेसिस पे रैंक के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन के बाद हम क्या देंगे, रिवार्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम मतलब सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बोला गया है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फ्लो फ्रॉम इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर, प्रॉपर्टी, इवैल्यूएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज़्यादा होते रहे और उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते जाए ना, तो लोग क्या हो जाएंगे कि लोग पावर
नहीं पा सकेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा उनको, इवालुएट नहीं हो पाएंगे, उनके साइकिक ग्रेटिफिकेशन या फिर अपग्रेडेशन कुछ नहीं होगा। तो उसको हम कैसे अगेन उसका रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखें? लाइफ चेंज, लाइफस्टाइल। सो लाइफ चेंज मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे थिंग्स होंगे, सच थिंग्स एज रेट्स एंड इंसिडेंसेस ऑफ इन्फांट मोर्टेलिटी। इन्फांट मतलब बच्चे का डेथ हो जाएगा, बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा, लॉन्जेविटी, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस रहेगा लोगों में, चाइल्डनेस और चाइल्डलेसनेस, बच्चों मतलब क्या बोलते हैं, बांझ बन जाना, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, और लोग के अंदर सब कुछ रहते हुए भी झगड़े दंगे रहेंगे, मैरिटल जो कॉन्फ्लिक्ट झगड़े होते हैं, सेपरेशन, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रैटिफिकेशन के बाद भी अगर सही तरीके से रिसोर्सेज का अवेलेबल नहीं किया गया या यूज़ नहीं हुआ तो ये सब हो सकता है। लाइफस्टाइल में क्या है? दिस इंक्लूड सच मैटर्स एज द काइंड ऑफ हाउस और नाइबरहुड वन लिव्स इन, जो हमारे सराउंडिंग में उसी के साथ ही लाइफस्टाइल हम लोग देखेंगे, जैसे कि कल्चरल प्रोडक्ट्स वन इज़ एबल टू एन्जॉय, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, काइंड ऑफ बुक्स, मैगजीन, टीवी शोज एट्सेट्रा, जो अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। तो ये सब कुछ हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग है, ये स्ट्रैटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ये इतना बड़ा है, काट छाट के आपको छोटा छोटा करके दिया है, आप पहले लिखो, आपका 6 पेज में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट आए तो लिख सकते हो, शॉर्ट में 2-3 टाइप के शॉर्ट आ सकते हैं, जस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है 3-4, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या हम समझ चुके हैं? क्लियर है? ये सुनो, ठीक है, बाकी का कल देखेंगे, कल और एक क्लास है बस, सो कल देखेंगे। ठीक है, सोशल मोबिलिटी पेपर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, 3.3 का ही क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि सोशल नेटवर्किंग थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट बोलो यूनिट 3 यहाँ पे ओवर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को और प्रिपेयर होना है तो यूनिट 4 यूनिट 5 से प्रिपेयर होना है। तो यूनिट 5 में 3 क्वेश्चन हैं एंड यूनिट 4 में मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, 2 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस और भी प्रिपेयर आपको करना है। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन में जाते हैं। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? इंट्रोडक्शन में मेंशन है द प्रीफिक्स सोशल, पहले जो वर्ड लिखा गया है वो है सोशल, अलॉन्ग विथ मोबिलिटी, उसके साथ वर्ड जुड़ा है मोबिलिटी। इट वुड इम्प्लाई दैट पीपल और इंडिविजुअल, जो लोग हैं पीपल एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग ए सोशल पोजिशन। सोच लो, आप पहले एक ओनली स्टूडेंट थे, बट आपका पोजीशन स्टूडेंट से अभी मूव किया टीचर के तरफ, तो आपका स्टेटस में चेंजेस आया ना? स्टेटस चेंजेस हुआ कि नहीं? ये स्टेटस में अगर चेंजेस हो रहा है मतलब स्टेटस में क्या चेंज हुआ? मैं पहले स्टूडेंट था, अब मैं टीचर हूँ। सो ये जो स्टेटस चेंज हुआ इसी को हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। सोसाइटी में रह के आपका पोजीशन में चेंज होना या फिर आपके वर्किंग स्टाइल में चेंजेस आना या फिर आपके पोजीशन वैल्यू चेंज होना, इसी को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। Individuals are normally recognized in society through statuses they occupied and role they enact। देखो, मेरा रोल है कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर का रोल जो भी है मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सोसाइटी में आप मुझे कैसे पहचानते हो? जो लोग मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हैं तो वो मुझे कैसे जानते हैं कि नंदिनी मैम बीएड क्लासेस लेती हैं। बस इतने मेरे रोल से आप, मेरे पोजीशन से आप पहचानते हो। ठीक है, बाकी जो और न्यू लोग रहेंगे क्या मेरा पोजीशन जानते हैं? नहीं। सो वो क्या थिंक करेंगे? आई एम ए नॉर्मल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, जो ये भी ठीक है। ठीक है, वहाँ से जब मैं कुछ अच्छा काम करूँ और मॉडिफाई होकर आगे जाऊँ और मेरा पोजीशन और शिफ्ट हो जाए, तो ये जो परिवर्तन रहेगा या फिर चेंजेस रहेंगे, ट्रांसमिशन रहेगा एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन का, अपने स्टेटस का जो चेंजेस आया, इसी को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। और हम काम भी उसी पोजीशन से जो इनैक्ट है, जैसे एक टीचर हूँ तो टीचर का रोल प्ले करूँगी, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट का रोल प्ले करूँगी, उसी के बेसिस रहता है। ठीक है, नॉट ओनली सोसाइटी इज डायनामिक, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओनली सोसाइटी ही डायनामिक मतलब चेंजेस, स्टैटिक बोलने से बैलेंस में जो रहता है या फिर एक जगह पे ही स्थिर रहता है, वैसा नहीं है। सोसाइटी ऑलवेज चेंज होता है। अभी पढ़ के आया था सोसाइटी सोशल चेंज पढ़ा है। सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी में डिफरेंसेस हैं। एक में बोला गया सोसाइटी में चेंजेस आएगा, वो होता है सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर आपके पोजीशन में चेंज हुआ, पर्सन वाइज चेंजेस आए, पर्सन वाइज उसके वर्क में चेंजेस आए, उसके स्टेटस में चेंजेस आए, वो है सोशल मोबिलिटी।
ठीक है, मतलब आपका पहले का पोजीशन था लोअर, अभी आप हायर पोजीशन में जा रहे हो, लो टू हाई मूव कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। आप पहले एक प्राइवेट ट्यूटर थे, अब एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। सो ऐसे अगर चेंजेस हैं तो ये आपका सोशल मोबिलिटी है। डेफिनेशन देखो, बहुत सारा डेफिनेशन दिया है मैंने, जैसे मैं 3 डेफिनेशन देती हूँ तो एनी 2 आपको करना है। सो वालेस का डेफिनेशन कर लेना और एक WP स्कॉट का कर लेना। सो वालेस के अकॉर्डिंग ये दो करना है। सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। तो सोशल मोबिलिटी का मतलब है एक पर्सन का मूवमेंट, एक पर्सन का सोशल स्टेटस का मूवमेंट एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस तक। WP स्कॉट के अकॉर्डिंग सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल पोजिशन, क्लास और सोशल स्ट्रेटम टू अनदर। सोचो, हम लोग सारे एक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइमरी से सबको एक साथ प्रमोट कर दिया गया हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल से सोचो हम कॉलेज लेवल पे चले गए, तो ये जो शिफ्टिंग हुआ इसको ही हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं WP स्कॉट के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में चलते हैं। पता है सोशल मोबिलिटी 2 टाइप्स का होता है, जिसके अकॉर्डिंग सोरोकिन के अकॉर्डिंग, सोरोकिन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी देखो डायग्राम में एरो मार्क ऊपर की तरफ है। वर्टिकल मतलब हो गया, अगर एक ट्राइंगल जानते हो आप, तो एक लेयर से दूसरे लेयर पे हम जंप करते चलेंगे, आगे बढ़ते, जैसे सीढ़ी रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे में जंप करते जाओगे। हॉरिजॉन्टल होता तो सेम लाइन पे आगे बढ़ते जाते। सो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और पीपल और ग्रुप फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। इट इन्वॉल्व चेंज इन क्लास में चेंज होना, ऑक्यूपेशन में चेंज होना, पावर पोजीशन में चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी में भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी आप समझ पा रहे हो, वर्ड से जितना समझो उतना करना। सोशल पोजीशन में ऑलवेज आपका मूवमेंट लो टू हाई रहेगा। ये इससे क्या होता है, कोई भी पर्सन का इम्प्रूवमेंट पता चलता है कि सोसाइटी में रह के वो पर्सन कितना इंप्रूव करता है या सोशल इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, द सन ऑफ ए मैसन थ्रू द एजुकेशनल अटेनमेंट में बिकम ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सोच लो जैसे एक मैसन का बेटा है, जैसे आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मतलब चासी फार्मर का बेटा है, तो फार्मर का बेटा हम क्या थिंक करते हैं, फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, बट नहीं, उसने मेहनत किया, उसने पढ़ाई किया और आगे बढ़ के वो प्रोफेसर बन गया। तो एक फार्मर का बेटा अगर प्रोफेसर तक का सफ़र तय करता है, मतलब उसका पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए, तो दैट चेंजेस इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। वो भी अपवर्ड वाले। डाउनवर्ड में ऑपोजिट होगा, ठीक है, सोशल फेल्यूर और सोशल डिसेंडेंट। मतलब कभी कभी अपने पोजीशन से आपको हटा दिया गया, आपको मिला था मतलब जैसे सोच लो MLA का, उससे आपको हटा दिया गया। ऐसे पोजीशन से हटा देना जल्दी से, आप बहुत सारे हैबिट लॉस फेस कर सकते हो, कभी कभी करप्ट हो जाता है प्रैक्टिसेस, ये सारे। फिर देखो इंटर जनरेशन मोबिलिटी। इंटर जनरेशन मोबिलिटी मतलब एक ऐसा चेंज जो कि फैमिली मेंबर्स के विद इन हो, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, ये चेंज इन सोशल स्टेटस विच ऑकर्स विद इन ए पर्सन्स एडल्ट कैरियर, ठीक है, एडल्ट कैरियर में चेंज होगा, इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी बोला गया। अगर मुझे इशू है तो मुझे ही उसको सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए भी कोई चेंजेस रहेगा, फैक्टर्स रहेंगे। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी रेफर्स टू द मोबिलिटी विच इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन द स्ट्राटिफिकेशन। जो स्ट्राटिफिकेशन की वजह से होता है वो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी है। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी में क्या रहता है, स्पेसिफिक ग्रुप, क्लास, ऑक्यूपेशन रिलेटिव टू अदर्स इन द स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम। ये सारा आपका वर्टिकल मूवमेंट का ही एक पार्ट है। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या होता है, अगर सुनो, सीढ़ी है और ऊपर आप चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज़ करते हो तो वो वर्टिकल है, बट एक ही रास्ता है, उसी रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, स्टेटस का चेंजेस नहीं आता है, बस हम क्या करते हैं, रेंज अपना चेंज करते हैं। इट इंडिकेट्स ए चेंज इन पोजीशन इन द रेंज ऑफ द सेम पोजीशन और स्टेटस। आपका रेंज चेंज हो जाएगा सेम पोजीशन और स्टेटस में। तो इसका डायग्राम भी दे दिया गया है। फैक्टर्स क्या क्या है, मोटिवेशन, अचीवमेंट, फेल्यूर्स, एजुकेशन, स्किल एंड ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन ऑलरेडी जानते हो। मोटिवेशन देखो, एक पर्सन को अगर मोटिवेट करोगे वो वर्क हार्ड करेगा, तो ऑब्वियसली वन पोजीशन से अनदर पोजीशन को मूव करेगा, उसका अटेनमेंट भी होगा हायर सोशल ऑर्डर, उसका मोटिवेशन की वजह से सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। बट ये बोल रहा है कि सोशल मोबिलिटी
किस में इम्पॉसिबल हो गया, अगर मोटिवेट हो रहे हैं बट कुछ बच्चे मोटिवेट नहीं हो रहे तो वहाँ पे वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अचीवमेंट एंड फेल्यूर, जानते हो कभी अगर आप अच्छा काम करते हो तो ऑब्वियस अचीवमेंट मिलता है अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के लिए। सो ये पब्लिक को पसंद है, ठीक है, पब्लिक के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। बट कुछ कुछ अचीवमेंट ऐसे भी होते हैं जिसका कोई भी रैंकिंग या कोई भी सपोर्ट नहीं होता, रिमार्केबल थिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पुअर मैन हु हैज़ एक्वायर्ड वेल्थ और एन अननोन राइटर हु हैज़ ओन ए लिटरेरी प्राइज विल इम्प्रूव हिज स्टेटस, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए। स्किल एंड ट्रेनिंग ऑल्सो आपको डेवलप करता है, आपको हर एक जगह के लिए एबल्ड बनाता है, उसमें भी जाके आपका ये ट्रेनिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को काम में आता है। टाइम मनी सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्पेंड करते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। एजुकेशन का रोल, यू नो दैट, कि एजुकेशन में अगर हम लोग अभी जिस पोजीशन में उससे भी आगे बढ़ के कुछ सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो ऑब्वियस हमारा स्टेटस में भी डेवलप्ड होगा। जैसे साइंस पढ़ने से बोला जाता है साइंस में अगर बहुत अच्छा नॉलेज है तो आगे जाके बच्चा डॉक्टर बनेगा। अगर मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा स्टडी नहीं करता है, प्रॉपर वे से नहीं है, या मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तो उसमें उसको प्रैक्टिस का नीड बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन ऑल्सो, ये भी फैसिलिटेट करता है सोशल मोबिलिटी को। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू देयर पुल एंड पुश फैक्टर। इम्प्रूव करें डे बाई डे, उनके जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूज़ करें। एंड लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह को, अर्निंग के लिए, रहने के लिए, कोई वर्क के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करना रहता है, तो पर्सनालिटीज़ बहुत टाइप के हैं, बट वहाँ पे हम कास्ट, रिलीजन, रेस, एथनिसिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है आपके किसके लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए। अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे आपको पता होगा कि अर्बन सेटलमेंट इज़ ए हाई प्रोसेस, और इंटीमेटली ये अर्बन के सर्टन जो लोग, रिलेटिव्स जो भी हैं, फ्रेंड्स जो भी हैं, पहले उनको आपको सेटल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपके पोजीशन में जो भी चेंजेस आएंगे एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और रेदर देन अपने बैकग्राउंड से, वो आपको मिल जाएगा। लेजिस्लेशन मतलब रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे पहले एक एक्ट आया था जमींदारी एक्ट, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, मतलब उस अकॉर्डिंग जिसके मतलब जमींदारी एबोलिशन एक्ट हो गया ना, ओनर और लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं एक ज़मीन के, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और सबको अपना अपना लैंड्स मिल जाएगा। यही प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन, ये भी जानते हो आप लोग, पॉलिटिक्स के लिए हम लोग सबको इलेक्ट करते हैं। कुछ पॉइंट पे बोला गया एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयर करने के लिए लोगों को कि राइट पर्सन को चूज़ करो, तब उनको अथॉरिटी मिलेगा, पावर मिलेगा, तो वो हमारे डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे। मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मॉडर्नाइजेशन में साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ होगा, रेशनलिटी और सेकुलर वे ऑफ लाइफ का भी यूज़ होगा। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। एंड ऑक्यूपेशन, occupation of low prestige, their traditional occupation, and take up occupation which are not dirty। हम ऐसे occupation को चूज करेंगे जो गंदा ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी पल्यूटिंग इफेक्ट्स ना हो, जिसमें आपका सिर्फ डेवलपमेंट हो। इतना है सोशल मोबिलिटी तक, ठीक है। क्या हम कर पाएंगे, क्लियर है, कुछ कुछ होगा, ओके। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स लीव कर चुके हैं क्लास, तो अभी ऑफ भी होगा क्योंकि 1.5 घंटा ऑलरेडी ओवर हो गया है। जैसा भी प्रिपेयर करो, जितने बच्चे करो, लास्ट मोमेंट तक बोल रही हूँ, हेल्प कर दूंगी मैं आप लोगों को। मैक्सिमम बच्चे एक्चुअल में ट्राई करना कि नेक्स्ट से आप कल तक का, कल तो एक क्लास है, उसके बाद मैं एग्जाम में चली जाऊँगी, वहाँ पे जाके टाइम मिला तो ऑब्वियस मैं एक क्लास ले लूँगी, और उसके बाद आके ही आपके क्लासेस होंगे। एंड उस पर अगर क्लासेस प्रॉपर वे से नहीं हुआ, कम बच्चे रहे, तो अपने आप से प्रिपेयर करना पड़ेगा आप सबको, यही है आपका। और क्लासेस ऑफ हो जाएंगे, ध्यान देना इसके लिए, सारे बच्चों को ये रिक्वेस्ट है। और बाकी रहा कि ये पेपर का नोट्स कहाँ तक कंप्लीट किए हो बताओ।